नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स जो कि BSc एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है के बारे में पढ़ाऊँगा। इस क्रम में आज ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को जेनेटिक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा, जैसे उसकी परिभाषा क्या है, जेनेटिक्स होता क्या है, इसके महत्व क्या है और इसके अपने जीवन में क्या क्या उपयोग आदि चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। और पहले लेक्चर की पहली स्लाइड आपके सामने ये रही, जिसमें मैं आपको लिखा है जेनेटिक्स इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ हिस्ट्री, यानी कि आनुवांशिकी का परिचय और संक्षिप्त इतिहास। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले, किसी चीज़ को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जान लेना परम आवश्यक होता है कि इस चीज़ को इतिहास क्या है और इस चीज़ का परिचय क्या है। परिचय का मतलब कि ये चीज़ है क्या और इसका इतिहास क्या है। तो ये जो जेनेटिक्स शब्द है ये ग्रीक भाषा के एक शब्द जीन से हुई है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जीन, जिससे जेनेटिक्स की उत्पत्ति हुई है। जीन शब्द का अर्थ होता है आनुवांशिकी, जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। द इंग्लिश वर्ड जेनेटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच जेनेटिकली मीन आनुवांशिकी इन हिंदी, अंडर विच वी स्टडी हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। अब देखते हैं आनुवांशिकता होता क्या है। आनुवांशिकता का अध्ययन हम जेनेटिक्स में करते हैं, लेकिन यह आनुवांशिकता होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। आनुवांशिकता के अंतर्गत वे लक्षण सम्मिलित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे अगर किसी के पिता की आंख भूरी है, पिता की अगर आंख भूरी है तो बेटे की भी आंख भूरी होगी। ठीक, अगर पिता ज़्यादा लंबा है तो पुत्र भी ज़्यादा लंबा होगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि पिता लंबा है और माता छोटी है, तो बच्चे या तो लंबे भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। अगर माता पिता दोनों सांवले हैं तो उनका जो पुत्र होगा या पुत्री होगी वो भी सांवली होगी। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं किसमें? आनुवांशिकता में। ठीक, अब अगला है विविधता। विविधता क्या है? एक तो होता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी तो मैं बता चुका कि हेरिडिटी एक संतति से दूसरी संतति में जाते रहते हैं वो लक्षण जिनको हम हेरिडिटी कहते हैं। विविधता वह होती है जैसे वंशक्रम से संबंध जीव समूह में मिलने वाली विशेषताओं को जिनके द्वारा हर व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न रहता है। जैसे विविधता का तात्पर्य यह है कि हमारे पिता जी के मस्तिष्क का वजन जितना है उतना ही एक बच्चे के, उनके बच्चे के मस्तिष्क का वजन भी उतना ही रहेगा। उनके मस्तिष्क में जितने भाग थे 3 भाग, वैसे 3 भाग इनके बच्चे में भी जाएगा। लेकिन उनके पिता की बुद्धि थोड़ी ज़्यादा थी और बच्चे की बुद्धि थोड़ी कम है। ये थोड़ी प्रकार की जो भिन्नता होती है, जैसे कि हर बच्चा अपने बाप की तरह ही लगभग होता है, लेकिन बिल्कुल बाप जैसा नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। तो वही जो बाप और बेटे के बीच में वेरिएशन होता है, जो उनके दोनों के बीच में अंतर होता है, उसी को हम कहते हैं विविधता। ठीक, विविधता मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो आनुवांशिक होती है और एक वातावरणीय होती है। आनुवांशिक विविधता का मतलब जैसे किसी का बाप सांवला था लेकिन बेटा जो हुआ वो गोरा हो गया। गोरा कैसे हो गया? हो सकता है उसकी पीढ़ी में कोई गोरा रहा हो पिछली पीढ़ी में, तो इसलिए वो गोरा हो गया। तो ये होती है आनुवांशिक वेरिएशन आता रहता है। जैसे कभी कभी बच्चे की बुद्धि थोड़ी ज़्यादा हो जाती है बाप से और बाप की बुद्धि बेटे से थोड़ा कम रही होती है, तो ये होता है हेरिडिटी।
आनुवांशिक होता है ये। और दूसरा क्या होता है, वातावरणीय। वातावरणीय विभिन्नता का मतलब जैसे एक पहलवान का लड़का पहलवान नहीं हो सकता, क्योंकि ये वातावरण पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा अच्छे से खाएगा पिएगा हिष्ट पुष्ट रहेगा तो वो पहलवानी कर सकता है। जैसे कि अगर बाप वकील है, बाप कलेक्टर है, तो लड़का कलेक्टर होगा, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक, तो ये वातावरणीय भिन्नताएं होती हैं। हर जीव अपने अपने प्रकार के वातावरण में रहता है। और ठीक, तो जो विभिन्नताएं होती हैं ये दो प्रकार की होती है, एक आनुवांशिक होती हैं, एक वातावरणीय। आनुवांशिक भिन्नताएं वो होती हैं जो पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में, उसके पुत्र से उसके पुत्र में आती जाती रहती हैं। और वातावरणीय भिन्नताएं ऐसी होती हैं कि अगर अभी किसी लड़के को इंग्लैंड में जैसे वो पैदा हो, उसको इंग्लैंड में भेज दो, तो वो कुछ भी ना पढ़ा लिखा हो लेकिन उसे अंग्रेजी आएगी। अगर ऐसे ही जैसे आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ की आपको बोली किसी ने सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन वहाँ की बोली अगर आप अवध में हैं तो आप अवधी बोलेंगे, अगर आप बिहार में हैं तो भोजपुरी बोलेंगे, अगर आप साउथ में हैं तो तमिल तेलुगु बोलेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से अलग अलग भाषाएं आदमी सीख लेता है। तो ये कैसा होता है, ये वातावरणीय भिन्नताएं होती हैं। ठीक, जैसे आनुवांशिक भिन्नताएं, जेनेटिक जो वेरिएशन होता है, इसमें आप देख सकते हैं ये एक पुत्र है और ये उसका पिता है। अब इन दोनों के चेहरे को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इनके चेहरे में बहुत वेरिएशन है। देखने से तो लग रहा है कि ये दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन क्या दोनों एक जैसे हैं? दोनों के अंदर काफ़ी भिन्नताएं आपको लग रही हैं। तो जो एक दूसरे टाइप से लग रहे हैं कि हाँ इन्हीं का पुत्र है, ये है हेरिडिटरी। ठीक, ये हेरिडिटी है कि हाँ ये आदमी का ही बच्चा है और ये आदमी ही है। ठीक, और उसके बाद फिर वेरिएशन आता है, हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी होता है कि हाँ ये आदमी का ही बच्चा है, और वेरिएशन कैसा है कि ये बाप है और ये पुत्र है, इन दोनों में कुछ अंतर जो आपको लग रहा है वही होता है क्या, वेरिएशन। तो ये जेनेटिक वेरिएशन जो होता है, ये आनुवांशिक भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतान में स्थानांतरित होती रहती हैं। उसके बाद है वातावरणीय भिन्नताएं। वातावरणीय भिन्नताएं ऐसी होती हैं, वातावरणीय भिन्नताएं अस्थायी होती हैं। ठीक, अस्थायी होती हैं जैसे कि अगर आप इंग्लैंड में रह रहे हैं या किसी ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं तो आपकी चमड़ी मोटी हो जाएगी और गोरी हो जाएगी। अगर आप किसी गर्म क्षेत्र में रह रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपकी चमड़ी काली हो जाएगी। तो ये होती हैं जो भिन्नताएं होती हैं, ये एटमॉस्फेरिक भिन्नताएं होती हैं, एनवायरमेंटली भिन्नताएं होती हैं। अब उसके बाद आनुवांशिकी क्या होता है, जैसे आनुवांशिकता तो मैंने बता दिया आनुवांशिकता क्या है, लेकिन अब आनुवांशिकी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि आनुवांशिकी क्या है। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर व्हिच वी स्टडी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक, अब जीन क्या होता है? अगर हम हेरिडिटी और वेरिएशन और जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके लिए जीन बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें जानना परम आवश्यक है। देखो ये होता है क्या, ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक, इसी टाइप से कुछ कुछ होता है, फिर से बना देता हूँ। ये होता है आपका क्रोमोसोम, लगभग इसी तरीके से होता है। तो इसी क्रोमोसोम पर ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से दिखते बहुत कम है, माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन करके तो आपको ये जीन दिखेगा। ये जितने जीन होते हैं ये बहुत करोड़ों की संख्या में जीन होते हैं किसी एक गुणसूत्र पर। ये जीन किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का वहन करते हैं। ठीक, आदमी के अंदर जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जितने भी लक्षण होते हैं, जितने भी चरित्र होते हैं, वो जीन पर ही डिपेंड करते हैं। अगर जीन में बदलाव हो गया तो लक्षण में भी बदलाव हो जाता है। इसीलिए इस समय कुछ देशों में ये प्रचलित है कि जब बच्चा भ्रूण अवस्था में पेट में रहता है तो उस बच्चे के जीन में परिवर्तन करके उस बच्चे को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे उसको गोरा बनाया जा सकता है, उसकी बुद्धि तेज की जा सकती है, उसको काला बनाया जा सकता है, उसको पागल बनाया जा सकता है। लेकिन अधिकतर देशों में इस जेनेटिक इंजीनियरिंग पर रोक है। तो यही जीन होता है। जीन वह होता है जो एक किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके चलता है।
ठीक, तो ये हो गया जीन। इसकी देख लीजिए परिभाषा क्या है। जीन एक आनुवंशिक की क्रियात्मक इकाई है जो कि किसी लक्षण विशेष के विकास को नियंत्रित करती है। ठीक, किसी एक लक्षण विशेष को ये नियंत्रित करती है। मेंडल को जो है आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। ठीक, उन्होंने आनुवंशिकी के नियम कितने में दिए थे? 1866 में। किस पर प्रयोग करके दिए थे? मटर की फली पर प्रयोग करके मेंडल ने आनुवंशिकी के सिद्धांत या आनुवंशिकी के नियम दिए थे। ठीक, सबसे पहले जो ऑथेंटिक टाइप से स्टडी की थी, एक्सप्लेन किया था, वो केवल और केवल मेंडल ने ही किया था। बाकी सब लोग जितने भी करते थे पहले, इसके पहले की जो स्टडी थी वो स्टडी इतनी ऑथेंटिक, इतनी प्रमाणित नहीं थी। इन्हीं के बाद से जेनेटिक्स में रिवोल्यूशन आया। ठीक, तो इसीलिए इनको मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। ठीक, ये किसी एक इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है, क्या? जीन। ठीक, अब अगला है विकासवाद, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। आदमी का विकास हुआ, आदमी को आदिमानव से आज का आधुनिक इंसान बनने में, या किसी जीव को जो बहुत जमाने पहले था, जो बहुत काल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले था, और जो आज है, इनमें इतना ज़्यादा समय का वेरिएशन है। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो हर जीव में कुछ ना कुछ बदलाव आते रहे हैं। जैसे कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हमारे जो पूर्वज थे वो आदिमानव थे, उनके बड़े बड़े शरीर पर बड़े बड़े रोए होते थे, उनमें पूंछ होती थी। ठीक, लेकिन अब धीरे धीरे ये क्या हुआ, पूंछ का उपयोग करना हम लोगों ने बंद कर दिया, तो धीरे धीरे ये पूंछ खत्म हो गई। ठीक, और बाल, क्योंकि हम कपड़े पहनने लगे तो इसीलिए बालों की आवश्यकता कम हो गई। बाल इसीलिए रखते थे ताकि हमको प्रोटेक्टिव लेयर दे सके, तो हम कपड़े पहनने लगे, इसीलिए धीरे धीरे हमारे बाल जो बहुत पहले सघन थे अब धीरे धीरे विरल होते चले गए। ठीक, इस थ्योरी में, जिसमें एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ परफॉर्मेशन। इसमें क्या है, स्तनधारियों में अंड और शुक्राणु के मध्य अध्ययन से बहुत पहले, जब किसी स्तनधारी में अंडे और शुक्राणु का जब अध्ययन हुआ, उससे बहुत पहले एक वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे, जिन्होंने विचार प्रकट किया कि जीव जो होते हैं वो अंडे से उत्पन्न होते हैं, और जो शुक्राणु होते हैं ये केवल अंडे की वृद्धि और इसको क्रियाशील करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, यानी कि जो जीव होता है वो अंडे से उत्पन्न होता है, और जो शुक्राणु है ये केवल उस अंडे की क्रियाशीलता को बढ़ाने के उत्तरदायी होता है। ठीक, फिर बाद में एक वैज्ञानिक का एक ग्राफ ने क्या कहा कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, इनकी संतति जो होती है, इनकी संतति में जितने भी लक्षण आते हैं वो माता और पिता दोनों से आते हैं। ठीक, इनके लक्षण माता और पिता दोनों से आते हैं, यानी कि जो अंड होता है वो और जो शुक्राणु होते हैं ये दोनों ही किसी जीव के विकास में बराबर की भागीदारी रखते हैं। ठीक, अब इसको 3 प्रकार से होते हैं। ये कौन से? ये थ्योरी ऑफ परफॉर्मेशन ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला कौन सा है? लैमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद और तीसरा विसमेनवाद। ठीक, इसमें क्या है, लैमार्कवाद को हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और डार्विनवाद को हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और विसमेनवाद को क्या कहते हैं? जर्म प्लाज्म थ्योरी। अब इन तीनों थ्योरियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये तीनों थ्योरी है क्या। ठीक, आगे क्या है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जिराफ देख रहे हो, पढ़ा भी होगा, इंटर में पढ़ाया गया होगा, है कि नहीं? पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा है? हाई स्कूल में भी होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। तो इस थ्योरी में क्या है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कहा गया कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जेवी लैमार्क, उन्होंने प्रतिपादित किया कि जलवायु, भौतिक दशाएं और खाद्य पदार्थ की उपलब्धता के अनुसार नए अंग बनते हैं और पुराने नष्ट हो जाते हैं। ठीक, पुराने लुप्त हो जाते हैं, अर्थात जीवन आवश्यकता उसकी इच्छा उत्पन्न करती है और इच्छा किसी अंग के उपयोग और उपयोगिता को
निश्चित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंगों में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि आदिमानव के बड़े बड़े बाल होते थे, लेकिन हमारे नहीं हैं, क्योंकि आवश्यकता धीरे धीरे हमारी खत्म होती गई, उसका उपयोग करना हमने लोगों ने बंद कर दिया, इसलिए रोम खत्म हो गए। इसी तरीके से पहले जो जिराफ होती थी, जिराफ की गर्दन इतनी ऊंची नहीं होती थी, जिराफ की गर्दन भी नॉर्मल जानवरों जैसी होती थी, लेकिन इनको पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को हमेशा खींच के रखना पड़ता था। तो हमेशा गर्दन खींचने की वजह से, पेड़ों की पत्तियां ऊंची ऊंची पत्तियों को खाने की वजह से इनकी गर्दन धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, और उसके बाद फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस थ्योरी के अनुसार प्रकृति जो है ये किसी एक पर्टिकुलर जीव को सिलेक्ट करती है कि हाँ, इस जीव को हमें विकास करना है, ये जीव इस पृथ्वी पर रहेगा या ये जीव इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। जैसे कि जो कीट हैं ये बहुत साल पहले, लाखों साल पहले पृथ्वी पर आ गए थे, लेकिन मनुष्य को आने में केवल अभी 3.5 लाख साल हुए। जो आदिमानव हैं उनसे लेके अभी तक हमारा पूरा जीवन काल केवल 3.5 लाख साल का ही है, जबकि कीट बहुत पुराने हैं। तो प्रकृति ने पहले कीटों को चुना, इसलिए कीट आए, फिर मनुष्यों को चुना, फिर मनुष्य आए, और मनुष्यों के आने से बहुत पहले ही प्रकृति ने इनको, डायनासोर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनके रहने के लिए वातावरण प्रतिकूल होता चला गया। कभी सोचो, अगर ये डायनासोर होते तो क्या मनुष्य इस पृथ्वी पर रह पाते? नहीं, क्योंकि डायनासोर शाकाहारी मांसाहारी होते थे, ये बहुत खाते थे। इनके खाने, ये जहाँ रहते थे वो जंगल को ही नाश कर देते थे खा खा के। वहाँ ना तो जीव बसते थे, ना वहाँ वनस्पतियाँ बसती थी। तो इसीलिए हम लोग भी जब रहते तो हम लोगों को भी खा जाते। प्रकृति ने इनको अनसेलेक्ट कर दिया और ये विलुप्त हो गए। ठीक, तो ये डार्विनवाद है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसे लिखा क्या है? उपार्जित लक्षणों के वंशानुक्रमवाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले एक अंग्रेजी चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने विकासवाद प्रतिपादित किया, जो प्रकृति चयनवाद के नाम से प्रचलित है। अब देखते हैं इसमें है क्या क्या। प्रकृति में अमिट रूप से विविधता विद्यमान है, कहीं पे गर्मी, कहीं पे ठंडी, कहीं पे सूखा, कहीं पे बाढ़। ठीक, तो ये विविधता विद्यमान है। स्थान स्थान पर सामग्रियों की मात्रा सीमित है, जैसे पश्चिम बंगाल में चावल ज़्यादा होता है, बिहार में चावल ज़्यादा होता है, अभी पंजाब में चले जाओ तो वहाँ गेहूँ ज़्यादा होता है। पंजाब के लोग गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, बिहारी और बंगाली लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। ठीक, और इनमें जीवधारियों में अत्यधिक संतान उत्पत्ति भी होती है। चाइना और भारत में तो संतान उत्पत्ति के मामले में बहुत आगे हैं। ठीक, शिक्षा के मामले में इतने आगे नहीं हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति करने में भारत से आगे कौनो नहीं है। फिर दूसरा क्या है? जीवधारियों में अपने अस्तित्व रक्षण के लिए संघर्ष होता है। हर जीव यार जीने के लिए संघर्ष करेगा। ठीक, आदमी में संघर्ष होता रहता है। इसी जैसे चूहा है, चूहा गेहूं खाएगा। ठीक, चूहा मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा। ठीक, सांप को बाज खाएगा। तो ये अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। अगर सांप मेढक को नहीं खाएगा तो सांप मर जाएगा, और अगर सांप को बाज नहीं खाएगा तो फिर बाज किसको खाएगा? बाज भी मर जाएगा। तो इसीलिए इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हरदम संघर्ष करते रहते हैं। जीवन अस्तित्व संघर्ष में योग्यतम जीव को जीवित रहते हैं और अयोग्य कमजोर नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई शेर है, अगर वो हिरण को जब तक मार मार के खा रहा तब तक वो जीवित है। जब शेर को हिरण नहीं मिलेगा, यानी कि उसको मांस नहीं मिलेगा, तो वो मर जाएगा। हिरण को जब घास नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। घास को जब न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो घास भी समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं जो किसी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसको हम किस में पढ़ते हैं? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, जो डार्विन ने दी थी। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में आप आगे पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर अगला है जो वीसमैन ने दिया था, जर्म प्लाज्म थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने क्या किया था
कि 22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काट दी। ठीक, एक पीढ़ी से लेके 22 पीढ़ी तक लगातार उन्होंने जितने चूहे हुए सबकी पूंछ काट दी, कि जिससे हम पूंछ काटें तो देखें क्या होता है। तो उन्होंने ये दिया कि अगर हम किसी अंग का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो ये अंग धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने इसको काट तो दिया इनका, लेकिन एक्सपेरिमेंट बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया, क्योंकि 22 पीढ़ी तक पूंछ काटने के बाद भी जो 23-24वीं पीढ़ी आई, 23वीं-24वीं, उनमें पूंछ थी। तो इसीलिए इनका ये सिद्धांत गलत हो गया। ठीक, अब क्या है, अतः उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत के लिए जनन द्रव्यवाद प्रस्तुत किया। इस वाद के अनुसार शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक, उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत के लिए जनन द्रव्यवाद प्रस्तुत किया। इस वाद यानी कि जर्म प्लाज्म थ्योरी दी। इस थ्योरी के लिए 2 प्रकार की कोशिकाएं विशेष होती हैं। नंबर 1 जर्म सेल यानी कि जनन कोशिकाएं, जो किसी जीव में जनन के लिए यानी कि पीढ़ी बढ़ाने के लिए, अपनी संतान बढ़ाने के लिए आवश्यक होती हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें लैंगिक जनन होता है, उनके लिए ये जर्म सेल उपयोगी होती हैं। फिर उसके बाद फिर है सोमैटिक सेल यानी कायक कोशिकाएं, जिनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, या जिनमें बीज के अलावा जैसे तना, पत्ती आदि से प्रोपोगेशन होता है। उस चीज में या उस जीव में या उस पौधे में सोमैटिक सेल उत्तरदायी होते हैं जनसंख्या बढ़ाने के लिए। ठीक, अब रोल ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का क्या महत्व है, जेनेटिक्स हम जो पढ़ रहे हैं, इस जेनेटिक्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जेनेटिक्स का हमारे जीवन में कई महत्व है, जैसे कि पहले जो मूल बनती थी, किसकी मूल, पहले जो जड़ बनती थी चीनी बनाने वाले चुकंदर की जो जड़ होती थी पहले, ये बहुत छोटी सी होती थी, बहुत बड़ी जड़ नहीं होती थी, और इनमें जो शुगर होता था, शुगर कंटेंट, ये भी बहुत कम होता था। लेकिन जेनेटिक्स का उपयोग कर कर हमने आनुवंशिकता का उपयोग कर कर इसमें शुगर की मात्रा भी बढ़ा ली, 18 से 22% तक होने लगी, और चुकंदर भी बड़े बड़े होने लगे। भारत में जैसे चीनी का मुख्य स्रोत गन्ना है, उसी तरीके से कुछ देश ऐसे हैं जहां शक्कर या शुगर का मुख्य स्रोत चुकंदर है। ठीक, अधिकतर अनाज और सब्जियों इनमें सुधार करके क्या कर दिया गया, इनको अधिक उपज देने वाला बना दिया गया। जैसे पहले गेहूं होता था, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि 1 बीघा जमीन में केवल और केवल 3 किलो 4 किलो गेहूं होता था। इतना हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जो गेहूं के लंबाई होती थी 1 मीटर की लंबे 1 मीटर लंबे गेहूं होते थे। सिंचाई की व्यवस्था ज़्यादा पानी मांगते थे। अब तो ऐसे भी गेहूं हैं जो कम पानी में भी हो जाएंगे, ज़्यादा पानी मिले तो भी हो जाएंगे, अगर जल्दी उनकी बुआई कर दो तो भी हो जाएंगे, देर से बुआई करो तो भी हो जाएंगे। इसी तरीके से गोभी देख लो, गोभी में कुछ वेराइटियां हैं जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, और कुछ वेराइटियां हैं जो देर में तैयार होती हैं। पहले जो गोभी होता था 2 महीने ही आता था बाजार में, लेकिन अब देखो गोभी लगभग 4-5 महीने बाजार में उपलब्ध रहता है। तो ये किसकी वजह से हुआ, जेनेटिक्स की वजह से। टमाटर पहले सीजन वाइज आता था, 2-3 महीने ठंडी में रहता था, 2-3 महीने बरसात के समय में रहता था, गर्मी में टमाटर रहता ही नहीं था। लेकिन अब टमाटर 12 महीने साल भर में हरदम टमाटर बाजार में उपलब्ध रहता है, क्योंकि टमाटर के ऐसी प्रजातियां विकसित कर दी गई हैं अब कि वो हर साल निरंतर फल देते रहते हैं, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इनको स्टोर करके आप 10 दिन 15 दिन रख सकते हो। कोल्ड स्टोर में अगर इनको रखो, फ्रीज में रखो तो 10-15 दिन रख सकते हो। नहीं तो पहले टमाटर 3 दिन में ही घुल जाता था, खराब हो जाता था। ठीक, फिर इसका अगला महत्व क्या है, फसलों में रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न हो गई। जैसे कि पहले चने में बहुत लगती थी एक बीमारी फ्रूट बोरर की, चने के बीज में सुराख कर देते थे, उसमें छेद कर देते थे कीट। लेकिन फिर एक प्रजाति आई अवरोधी,
और इससे कुछ राहत मिली। इसी तरीके से कपास का जो वॉल होता था, वॉलवर्म उसमें छेद कर देता था, जिससे कपास के जो रेशे होते थे वो बीच से टूट जाते थे। जैसे कोई एक ऐसी चीज है, ऐसे बनी है, अगर अभी यहाँ पे आप सुराख कर देंगे इतना बड़ा, तो यहाँ के जो ये रेशे निकले हैं, ये रेशे इधर इधर जो गए हैं, ये चारों तरफ ये घूम घूम के ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ये कट जाएंगे बीच से। तो अगर ये बीच से कट जाएंगे तो हमको सही गुणवत्ता वाले कपड़े नहीं पहन पाएंगे। इसीलिए रोगों से लड़ने की शक्ति भी जेनेटिक्स द्वारा बढ़ाई गई। ठीक, फिर पशुओं में भी उत्पन्न किया गया। पहले जो गायें होती थीं वो 2 लीटर 3 लीटर दूध देती थीं, लेकिन आज की गायें हैं 20 लीटर 25 लीटर 40 लीटर तक दूध देने वाली गायें उत्पन्न कर ली गई। पहले 3 साल 3.5 साल पे गाय पहला बच्चा देती थी, लेकिन अब 2 साल में ही गाय बच्चा दे देती है। पहले गाय के एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में अंतर लगभग 2-3 साल का होता था, लेकिन अब तो 1 ही साल में बच्चा दे देती है। गाय दूध देना बंद नहीं करती, इतने में दूसरा बच्चा भी उसका हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हुआ? जेनेटिक्स में इवोल्यूशन की वजह से ही हुआ। ये जेनेटिक्स में परिवर्तन करने से, यानी कि जेनेटिक्स का उपयोग करके उसमें उपार्जित उपयोग करने वाले करैक्टर लाने से ये सब चीजें हुई। ठीक, औषधि के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। पहले औषधियां लोग जंगल से जाके लाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इन औषधियों की खेती होने लगी और धीरे धीरे ये ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगी, और इनमें जो एल्कोलाइड पाए जाते हैं, जो रोग के ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक होती हैं, इनकी मात्रा भी धीरे धीरे जेनेटिक्स का उपयोग करके बढ़ा ली गई। ठीक, अगला क्या है? अब आनुवंशिक विज्ञान का उपयोग मनुष्य में सुधार के लिए होने लगा। जैसे अभी मैंने शुरू में बताया था कि बच्चा जब भ्रूण अवस्था में पेट में होता है, तभी लोग उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करवा के उसके जीन में परिवर्तन करवाते हैं। फिलहाल इसमें अभी रोक लगा है, लेकिन कुछ हद तक जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। जैसे हीमोफीलिया जो होता है, एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है। तो अगर किसी के बाप में या किसी की माँ में हीमोफीलिया है, तो वो अपने बच्चे जब वो भ्रूण अवस्था में हो तभी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उस रोग को रोक सकता है। ठीक, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही संभव हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। सब्सक्राइब करना ज़रूर सुनिश्चित करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अधिक वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई क्लास सक्सेस विथ स्मार्ट लर्निंग ऑफ सुगा एग्रीकल्चर क्लासेस।